बहुत ज्यादा उल्लेख इसमें नहीं है, लेकिन हमने जैसे हंस चूकता है ना मोती, ऐसे चूक लिया कि बालिका शिक्षा को कहाँ कहाँ जोड़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विषय है कि अपने प्राचीन इतिहास, प्राचीन संदर्भ, अपने धर्म ग्रंथ, उसके माने जो जो पुरानी बातें हैं जो प्राचीन हैं, वो जो शिक्षा की प्रक्रिया थी वो नए संदर्भ में बच्चों को करना। तो हम कहते हैं ना कि हमारी वेदकालीन महिला, ब्रह्मवादिनी महिला, उनका परिचय अपने बच्चों के सामने रखना, तो उसको हम बालिका शिक्षा की दृष्टि से जोड़ सकते हैं। हम कहते हैं बालिका का समग्र विकास, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा है कि विद्यार्थी का समग्र विकास होना चाहिए। समग्र विकास क्या है? अब बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, शरीर का, प्राण का, मन का, बुद्धि का और चित्त का विकास करना। आत्मा का विकास नहीं होता, चित्त का विकास होता है। तो इसका विकास करना, इससे आगे व्यक्ति अपना विकास करके व्यष्टि, परवेष्टि, व्यष्टि, समष्टि और परवेष्टि वहां तक प्रक्रिया करेंगे। जैसे मैंने अपना विकास कर लिया तो मैं क्या करूंगी? तो मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, पहले परिवार आता है, जैसे मैं अपना विकास करके परिवार के लिए आगे उनके लिए समर्पण करूंगी, बाद में मैं समाज के लिए करूंगी, बाद में मैं देश के लिए करूंगी, बाद में मैं विश्व के लिए करूंगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी का अभी क्या व्यक्तित्व विकसित हो रहा है, विश्व के लिए, वैश्विक मानव बन गए। तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास किया तो वैश्विक मानव बन गए। विचार करिए, विश्व में एक नंबर पर के नेता बन गए। इसका मतलब उनका विकास सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहा। अपना विकास करो, मैं अपने आप को ऐसे डेवलप करूं कि मैं परिवार से आगे उठकर समाज के लिए, समाज के आगे देश के लिए सोचूं, देश के बाद विश्व के लिए सोचूं, और विश्व के बाद समष्टि के लिए, और समष्टि के बाद परमेश्वर के लिए। ये है समग्र विकास। तो हमने आधारभूत विषयों में बहुत बार सुना होगा, शरीर का, प्राण का, मन का, बुद्धि का, चित्त का विकास करना, लेकिन वहां तक व्यक्ति सीमित नहीं होता। तो हमारे बच्चों को ये दृष्टिकोण देना कि आपका व्यक्तित्व विकसित होकर समाज और देश के लिए काम करना चाहिए, और उसके कल्याण के बारे में अपना व्यक्तित्व समर्पित करना चाहिए, जैसे भाई साहब ने किया। तो कहने का मतलब, व्यक्तित्व हमारे देश में कभी अपने लिए सीमित नहीं रखना, वो ज्यादा से ज्यादा उसको ऊपर बढ़ाना है। तो ये बच्चों को बचपन से ही ये विकास कैसे हम कर सके, उसकी गतिविधि कैसे करा सके, उसके बारे में सोचना। तो बालिका, ये जो मैंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये मूल एक विषय आता है, आप सबको जानकारी है कि विद्यार्थी का समग्र विकास। तो बालिका का समग्र विकास ये हम इस प्रकार से करेंगे, अलग अलग प्रेरक प्रसंगों से, अलग अलग घटनाओं के साथ जोड़कर, अपने प्रेरक चरित्र को बताकर कि देखो ये व्यक्ति ने अपने, वो मेना की बात आती है ना, तो मेना ने अपने जीवन कैसे दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसी अच्छी बालिकाओं की कथा बताकर कि समग्र विकास की बात हमको बच्चों को सामने रखनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ा संकट आज जो है, जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ सकते हैं, गुण का विकास। तो नैसर्गिक गुण है उनमें, उसका विकास हम कैसे बनाए रखें, उसके बारे में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति सजगता, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है। आपने शायद उसका वर्णन सुना होगा। तो आज हमारी बालिकाएं जंक फूड खा रही हैं, फास्ट फूड खा रही हैं, कुछ भी खा रही हैं, और घर का ट्रेडिशनल खाना उनको अच्छा नहीं लगता, स्वाद अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें स्वाद नहीं होता है, उसमें सब स्वाद होता है, ऐसा उनका मानना है। तो बचपन से माताओं का प्रशिक्षण करके स्वास्थ्य बालिका का कैसे अच्छा रहे, किशोर वय में अगर उनके आंतरिक बाह्य अवयवों का विकास नहीं होगा तो आगे जाकर समस्या आने वाली है। तो उस दृष्टि से स्वास्थ्य के प्रति हम लोग एक काम कर रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर। किशोरी है, मानो 10 साल से 18 साल की किशोर है, तो किशोर अवस्था में कैसा खाना चाहिए, किस प्रकार के विटामिन लेने चाहिए, किस प्रकार के प्रोटीन कितना लेना चाहिए, उसका एक हम अध्ययन कर रहे हैं। 18 साल की बालिका को क्या ज्यादा खाना चाहिए, 10 साल की बालिका में बहुत डेवलपमेंट होता है फिजिकली, तो उसका कैसे क्या किस प्रकार से खाना चाहिए। तो वैज्ञानिक तर्क पर अध्ययन करके स्वास्थ्य के प्रति उनकी सजगता कैसे बढ़े,
वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी बिंदु है और हमारा भी ये बिंदु बनेगा। स्वच्छता के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वच्छता एक बहुत बड़ा विषय दिया है। तो हम बच्चों को कहते हैं घर की स्वच्छता, विद्यालय की स्वच्छता, खुद की स्वच्छता। सिर्फ स्नान करने से स्वच्छ स्नान हो जाता है? नहीं होता है। अनेक प्रकार की उसकी सिस्टम है, वो समझनी पड़ेगी। इसी प्रकार से विद्यालय और समाज की स्वच्छता और खास में सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता। तो हमारे विद्यालय के बच्चे एक बार गए, डॉक्टर आम्बेडकर का कोई चित्र है, वहां सफाई करके आ गए, तो ये सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता। तो ये स्वच्छता के प्रति जागरण ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत अच्छे से आग्रह किया गया है। खासकर ECCE है, उसमें स्वच्छता का आग्रह है, उसमें हम बालिकाओं को ये विषय देंगे। इसी प्रकार से भारतीय परिवार के बारे में बालिकाओं को संकल्पना, भारतीय परिवार की भले है नहीं, लेकिन कल्पना क्या है? बिल्ली को भी हम मान लेते हैं, घर में पौधा रहता है तुलसी का, उसको भी हम पानी पिला देते, तो एक घर के सदस्य थे। गाय को भी हम घर का सदस्य मानते थे, चंदा को मामा के साथ जोड़ते थे। ये सब बातें आपने बहुत बार सुनी होगी। तो ये सारी बातें हम बच्चों को अभी से भारतीय परिवार की उसकी आत्मीयता, सुरक्षा। आज इंग्लैंड के लोग भी कह रहे हैं कि भारत के बच्चे इसलिए अच्छे हैं कि घर में वो सुरक्षित है। घर जैसा कहीं सुरक्षा हो ही नहीं सकती। लेकिन आज संकट ये है, मुझे बताना पड़ रहा है समाज की शिक्षा कि घर में भी बालिका सुरक्षित होती है। चिंता का विषय है, इसलिए बेड टच गुड टच का विषय आया। बेड टच कोई भी विषय आता है तो समाज की कोई भी समस्या के आधार पर आता है। आज सरकार ने बेड टच गुड टच का जो मिशन से आकर हमारे भारत का दृष्टिकोण नहीं मानते। मेरा ऐसा माने भारत का दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन भारत का दृष्टिकोण नहीं होते हुए भी समाज में घटना घट रही है। ये सब गुड टच बेड टच का विषय चल रहा है और दूसरी तीसरी साल की बालिका को सिखाया जाता है। हमको भी कभी-कभी अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो रही हैं कि जो सुरक्षा का विषय है, परिवार में भी हमारी बालिका संपूर्ण सुरक्षित नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। फिर भी भारत का परिवार जितना भी आज भी सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। घटनाएं, समस्याएं बहुत 1% या आधा प्रतिशत, लेकिन 99% तो लगभग हमारे परिवार बहुत अच्छे हैं आज की तारीख में। लेकिन कहीं के पश्चिमी प्रभाव जहाँ दिख रहा है, इंटरनेट का प्रभाव जहाँ दिख रहा है, वहाँ ये समस्या हो रही है। तो उस दृष्टि से हमको बालिकाओं को परिवार में, भारतीय परिवार क्या होता है, उसकी श्रद्धा, उसकी शिक्षा उसके मानस में डालनी है। तो मुझे लगता है कि बहुत काम होगा। दूसरा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विषय में आप जरा खोल के देखिए, धर्म, संस्कृति और विज्ञान की शिक्षा नीति। उसमें स्पष्ट लिखा है, बहुत आनंद का विषय है कि धर्म, संस्कृति, पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये शब्द लिखा है, धर्म, संस्कृति और विज्ञान। तो धर्म और विज्ञान के साथ जोड़ना, तुलसी को पानी क्यों पिलाना? तो विज्ञान है कि अगर तुलसी का पौधा होगा तो क्या होगा? कीटनाशक नहीं आएगा, तो घर की गृहिणी स्वस्थ रहेगी, रोज वहाँ पानी देने जाएगी, दिया जलाने जाएगी, तो परिवार का वातावरण ठीक रहेगा। घर की गृहिणी ठीक है तो सब ठीक है। एक दिन घर की गृहिणी बीमार हो जाती है तो क्या होती है? खाना भी नहीं बनता और अस्त व्यस्त हो जाता है परिवार। तो ये जो है तो सूर्य को अर्घ्य क्यों देना, सुबह पूजा पाठ क्यों करना, पूरा विज्ञान है। एकाग्रता, ईश्वर के प्रति समर्पण। आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो गलत काम करने में 100 बार सोचेंगे, तो अपने आप व्यक्ति ठीक रहेगा। तो धर्म, अपनी संस्कृति, परंपरा और विज्ञान के साथ क्या संबंध है? हमारे पाठ्यक्रम में आपने खोल कर देखा होगा, हमने 20 ऐसे विषय दिए हैं। तो महिला को सिंदूर क्यों लगाना, तो कहते हैं कि सौभाग्य की सुरक्षा। बिल्कुल सौभाग्य की सुरक्षा है। सामने वाला इतने सिंदूर, और बिहार में तो मैंने सुना है कि जितना लंबा सिंदूर होगा इतनी पति की आयु उतनी लंबी होगी। ये बिहार, मैंने एक बार पूछा क्योंकि मैं थोड़ा जिज्ञासु इस विषय में, तो इसके विषय मैंने सोचा, मेरा चिंतन है कि एकदम सही बात है कि अखंड सौभाग्यवती का जो उसका व्रत है, मानसिक व्रत, शारीरिक नहीं, मानसिक व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक की तो बहुत बात की बात है, वो व्रत उसका अखंड रहेगा, क्योंकि वो इसमें इतनी विज्ञान छुपी हुई है। पारा होता है, पारा, उसमें हल्दी होती है, उसमें सिंदूर जो होता है, तीनों
तो सिंदूर उसकी सुरक्षा है, कहा सौभाग्य की सुरक्षा, इसलिए पति की आयु बढ़ेगी। देखो आप विचार करो, कितना सीधा सीधा संबंध है। साड़ी क्यों पहनना? पूरी एयर कंडीशन माने पूरी हवा का आवागमन पूरे शरीर को आराम से मिलता है, इसलिए साड़ी साइंटिफिक। गले में मंगलसूत्र क्यों पहनना? वो काला मोती है ना, वो सामने वाले का आकर्षण कम करता है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि सौभाग्यवती स्त्री व्रत उपवास करती है। क्यों करती है? क्योंकि बैक्टीरिया, खराब विषाणु जो कैंसर पैदा करने वाले हैं, व्रत और उपवास उसको खत्म कर देता है। व्रत उपवास गृहिणी अगर थी, व्रत उपवास गृहिणी ज्यादा करती है। अभी मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, तो हमारी छात्रा अधीक्षिका है, तो मैं संतान के लिए व्रत कर रही हूँ, मैं पति के लिए व्रत कर रही हूँ। ये सब क्या है? तो मुझे मैं बाद में विचार करती, बात तो सही है कि संतान के प्रति माँ का कितना समर्पण रहता था भाई साहब। सुबह से शाम तक संतान के लिए माँ भूखी प्यासी रहती है और रात में खाना खाती है। तो संतान कभी बोलता है माँ का ऋण? आज की हमारे बालिका कुछ नहीं, क्या खाना, अरे खाना तो पड़ेगा, उसके लिए हम क्यों व्रत करें? लेकिन आज भी परंपरा में है। लेकिन अगर हम शिक्षा के माध्यम से ये सारी बातें वापस नहीं लाएंगे, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं जो विज्ञान आधारित है, तो आज धीरे धीरे हमारी बालिकाएं कभी अपने संतान के लिए व्रत नहीं रखेगी। लेकिन भले संतान के लिए देखो होगा तो अपना खुद का भला होगा। इसलिए हमारे यहाँ कैंसर ज्यादा नहीं होता था लोगों को, क्योंकि व्रत परंपरा रहती है। सप्ताह में एक बार एकादशी करना, तो एकादशी लगभग लोग करते हैं, कुछ एक सप्ताह में एक बार व्रत रखना। तो इस साइंस ने कहा है कि ये करने से ये होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी परंपराएं पूरी विज्ञान आधारित है, तो हम ये सब परंपराएं अपने बच्चों से बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस विषय को मैं मानती हूँ किशोर वय। किशोर वय बहुत फिसलने वाली होती है। किशोर वय में अनेक मानसिक परिवर्तन होते हैं। किशोर वय में समाज की ओर देखने का दृष्टिकोण बच्चों का बदलता है। किशोर वय में भावात्मक असंतुलन होता है। तो जब ये सब बातें होती है तब उनके साथ काउंसलिंग एक बहुत बड़ा विषय है। इस अवस्था में फैशन की ओर बच्चियां जागरूक हो जाता है। इस अवस्था में फिल्म की नटी जो कर रही है वो करने का मन होता है। इस अवस्था में टीवी सीरियल में जो रोल होता है वैसा करने का मन होता है। ये विज्ञान है, मनोविज्ञान है, ये होगा ही। हमारे जमाने में भी था, लेकिन आकर्षण कम थे, तो वो अपने आप परिवार में उसका समन होता था। दादी नानी उसका काउंसलिंग करती थी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, रात में शाम को घर में जल्दी आ जा। हमारे घर में 8 बजे के बाद महिला बाहर नहीं रहती। परिवार में बालिका उस समय बाहर जो ठेले पर पूरी पकौड़ी कचौड़ी जो खाती है ना, वो पहले कभी खाने की अनुमति परिवार से नहीं मिलती थी, तो कुछ बंधन थे, तो काउंसलिंग घर में होता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले बालिकाओं की शिक्षा 10 साल 11 साल से लेकर जब तक ससुराल जाती थी परिवार में होती थी। उसके शिक्षक कौन थे? दादी, नानी, चाची, बुआ, ताऊ, जो भी बड़े बुजुर्ग रहते, बड़ी दीदी। तो ये सब उनकी शिक्षा अनौपचारिक करते थे, उसके लिए कोई क्लास नहीं लगता था। हाँ, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अवनीश जी भाई साहब हमेशा कहते, उदाहरण देते हैं, मैं भी देखती हूँ कि पहले के जमाने में बच्चों के बाल बड़े बड़े रहते और रविवार को बाल धुले जाते, फिर माँ तेल लगाती। माँ बच्चों की बालिकाओं की उस समय बाल भी अच्छे रहते थे। आज तो इतने बच्चे क्योंकि तेल नहीं लगाते आज के जमाने के बच्चे, तो उस समय माँ कहती थी बेटा तेल डालते डालते बहुत सारी ब्यूटी दिखा बालिकाओं की बेटा ऐसा है वैसा है, कुछ पारिवारिक बातें, कुछ समस्याएं बच्चे की बता दी मम्मी ऐसा है, बनाना है, इतना है, और फिर वो माँ काउंसलिंग करती थी, दादी काउंसलिंग करती थी। आज तो घर में परिवार में कोई है ही नहीं है, तो भी बच्चे अपनी मस्ती में है, बड़े अपनी मस्ती में। कहने का मतलब ये है कि पहले जो परिवार में शिक्षा दी जाती थी वो अपने, इसलिए बालिका शिक्षा की आवश्यकता। विद्या भारती को तो 17 साल हो गए और बालिका शिक्षा को 35 साल क्यों हो गए? क्योंकि पहले के जमाने में अपने अधिकारियों को लगाई नहीं कि बालिका शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन आज जो विषय में 10 साल से
विभाग स्तर के लोगों को चयन हुआ। बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, सरल नहीं है 40 लोगों को एकत्र करना। मैं जानती हूँ कितनी प्रक्रिया करनी, एक एक लोगों ने 4-4 फोन लगाए होंगे, दीदी जा रही हो, कहाँ पहुंची, कहाँ गए, रिजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं सब हुआ ना। तो इस प्रकार से ऐसे कार्यक्रमों की रचना विभाग स्तर पर जब तक आचार्य नहीं समझेंगे तो बालिकाओं की शिक्षा कैसे जाएगी। इसलिए अगला विषय मेरा है आचार्यों की शिक्षा विकसित करना। जब भी पूर्णकालीन जब भी अपने अधिकारी आए तो ये बातचीत करनी चाहिए कि परिवार गोष्ठी सम्मेलन कर रहे हैं क्या, अभिभावक सम्मेलन कर रहे हैं क्या, मातृ सम्मेलन कर रहे हैं कि नहीं, माता पिता से बात होती है कि नहीं। क्योंकि जब तक हम माता पिता को बताएंगे तब तक संभव ही नहीं है, हम नहीं कर सकते ये सब बातें। मैं इतना प्रवास मेरा मुंगेर में था, तो मुंगेर में बड़ा मातृ सम्मेलन हुआ था, यदि पैसा जानते हैं तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। पिछले 5 साल हो गए, काफी पैसा है। तो उस समय क्या हुआ, एक घटना ऐसी घटी कि कार्यक्रम पूरा हुआ और उसमें माताओं ने प्रश्न किए कि दीदी मेरी बच्ची पढ़ती है, घर का काम नहीं करती, तो मैं क्या करूँ। तो हमने बराबर वो काउंसलिंग माने बातचीत और प्रश्न उत्तर उसका स्वरूप भी था प्रस्ताव के बाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। कार्यक्रम पूरा होने के बाद हम स्वाभाविक है हम सीधा निकल जाते हैं। तो एक महिला पीछे दौड़ती दौड़ती आई मेरे पास। मैंने कहा दीदी मैं भी खड़ी रही, मैं बात करी, क्या है कि दीदी आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी, अक्षरों से ये शब्द था। तो मैंने कहा क्या हो गए मैंने कहा क्या हो गया दीदी, मैं तो मेरी बेटी 11वीं में पढ़ती है, तो मैं तो उनको कक्षा 1 से लेकर आप 11 साल से एक भी काम नहीं करा, मैं खाना भी उसके पेट पर देती हूँ। और मैं ऐसा मानती थी कि भाई बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए क्योंकि उनकी शिक्षा प्रभावित होती है और उसका मन डाइवर्जन हो जाएगा। इसलिए मैं फिर विषय मेरा यही था कि अगर बच्चों का अच्छा विकास करना है तो आप जानते हैं मेरा विषय क्या होगा। तो फिर वो इतनी प्रसन्न हो गई कि आज मेरी आंखें खुल गई। कल से मैं मेरी बेटी के साथ इस ऐसा ही व्यवहार करूँगी, मैं सब सिखाऊंगी। तो मेरी बेटी तो जीवन के क्षेत्र में पीछे रह गए, जीवन की चुनौतियों में उनका ये और पढ़ी लिखी थी वो, ऐसा नहीं गवार थी कि जीवन की जो चुनौतियां आगे आने वाली, मैंने विषय वही रखा था कि जीवन में जितनी जितनी चुनौती आती है उसका समाधान किशोर अवस्था में शिक्षा देना है। कि हमारी बच्ची तो फेल हो जाएगी जीवन की शिक्षा में, इसलिए कल से मैं अपना व्यवहार को बदल कर दूंगी। तो ये परिवर्तन आता है, ऐसा नहीं प्रयास तो करिए एक बार। पहले तो अपने को देखो, हम लोग विभाग स्तर पर काम कर रहे हैं, हम लोग प्रांत स्तर पर काम कर रहे हैं, हम क्षेत्र स्तर पर काम कर रहे हैं। पहले तो मैं खुद समझूंगी कि आज की समस्याएं क्या है समाज में, आज की बालिकाओं की समस्या क्या है। तो उसमें समस्याओं में प्रत्येक क्लास में प्रत्येक विषय में काउंसलिंग करना। गणित के साथ हम घर का बजट नहीं सिखा सकते हैं क्या? भाषा के साथ हम गुणों को नहीं सिखा सकते हैं क्या? गणित के साथ हमारी हिंदू जीवन शैली में विज्ञान नहीं सिखा सकते, विज्ञान के साथ विज्ञान की शिक्षिका नहीं सिखा सकती, सिखा सकते। लेकिन पहले तो हमको अपनी भारतीयता, भारतीय विचार, स्पर्श श्रद्धा इतनी होगी और समझना पड़ेगा कि मैं जो जानती हूँ मैं कैसे अपने बच्चों को ये सिखाऊं। तो अपेक्षा ये है कि बालिका शिक्षा कोई कामल से आएगा सप्ताह में, उसका स्वरूप अभी नहीं देगा, पहले जमाने में था। तो आज हमारी 24 घंटे में जो हमारी 6-7 घंटे की शिक्षा और 18 साल की शिक्षा घर में दोनों मिलाकर 24 घंटे। तो 24 घंटों में से 18 साल में बालिका का के साथ माता पिता का व्यवहार क्या होना चाहिए उसका प्रबोधन, और 6 घंटे में अपने विषयों के साथ हम बच्चों को कैसे डाइवर्ट करें, कैसे अपने भारतीय विचार परोसे, कैसे हम बढ़िया उनको मानस में परिवर्तन करें, उसके बारे में सोचना चाहिए। आप विचार करिए, हमारा सबका आप सोएंगे नहीं दीदी, सोएंगे नहीं, जरा जागरूक होकर सुनिए। हाँ देखो आज कितनी अच्छी सुविधा हो गई, मुझे लगता है कि बिहार तो उसमें आगे नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैंने खुद प्रयोग किया है। कुछ अलग छोटी छोटी क्लिप्स जो वायरल होती हैं उसका एकत्रीकरण करो, माता पिता को बताओ, प्रभाव जरूर होता है। जो हम 1 घंटे में नहीं समझा सकेंगे वो 1 मिनट में हम वो मैसेज दे सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। अभी मैंने 4 दिन पहले 5
सितंबर शिक्षक दिन था, तो उस दिन मैंने एक क्लिप देखी थी, मैंने वायरल भी की है और एकत्रित भी की है। एक बालक शिशु कक्षा में पढ़ता है, वो माँ को कहता है कि माँ हमारे यहाँ शिक्षक दिन है, तो मैं क्या करूँ, तो माँ उनको समझाती है कि बेटा देखो वो हमको सिखाती है, हमको बहुत ज्ञान देती है, तो हमको सम्मान करना चाहिए। माँ भी बहुत समझदार थी, वो समझाती है। बहुत सुंदर क्लिप है, एकदम सेक्सी। फिर बालक सोचता है अच्छा तो मुझे कौन सी दीदी पसंद है, तो कहता है ये। तो माँ ने कहा कि फूल लेना चाहिए, बाजार जाती है फूल लेता है, तो माँ एक नहीं 2 फूल लेता है, ठीक है। माँ ने 2 फूल ले लिए। फिर बालक विचार करता है, सिर्फ शिशु अवस्था का बालक दिखा है, मैं यहाँ दिखा भी सकती हूँ आपको सामने। फिर बच्चा विचार करता है कि मेरी मम्मी ने तो ऐसा कहा, जिस पर आधार है, जो हमको नई नई बातें सिखाती है, जो संस्कार देती है, अच्छी बातों को सिखाती है, तो मेरी माँ भी मुझे सिखाती है, तो मेरी माँ भी मेरी शिक्षिका है, तो एक फूल उनको दीदी को दिया, एक उसको माँ को दिया। इतना सुंदर उसका चित्रण है, सिर्फ शायद आधी फिल्म की क्लिप्स, तो एक क्लिप्स कभी माता पिता को दिखाएगी कि आप कितनी बड़ी शिक्षिका हैं। अगर आप बचपन से बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, सिखाएंगे, तो हम कहते हैं ना प्रथम शिक्षिका माँ है, तो प्रथम शिक्षिका माँ सिखाने के लिए भाषण करने की जरूरत नहीं है, एक क्लिप्स दिखा दो। तो अच्छी क्लिप्स का एकत्रीकरण कर आज शाम को मैं विषय लेने वाली हूँ प्रैक्टिकल, आपको एकदम मन में बैठ जाएगा कि बहुत लंबे दिखावे 1 घंटा भाषण करने से 5 क्लिप दिखा देना आपको, तो उससे आप ज्यादा सीखेंगे। तो आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, बच्चों को जो भी सिखाना है क्लिप्स के माध्यम से सिखाएं। मेरा एक बार आंध्र प्रदेश में दौरा था। आंध्र प्रदेश की बालिकाएं ज्यादा हिंदी नहीं जानती, फिर भी मैंने क्लिप्स दिखाया। क्लिप्स में माँ का महत्व था। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो इंटरव्यू लेते हैं कि आप हमारे यहाँ जॉब करेंगे क्या, तो हाँ करेंगे। तो कहते हैं सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो फिर कहते हैं कि छुट्टी भी नहीं मिलेगी, जो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो फिर वो 4-5 युवक युवतियाँ इंटरव्यू देते हैं, तो कह रहे सैलरी भी नहीं मिलेगी, छुट्टी भी नहीं मिलेगी, 24 घंटा भी काम करना पड़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी सेवा भी देनी पड़ेगी, तो ऐसी कौन सी नौकरी होती है। फिर उसका मैसेज है माँ। तो बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, कितनी अच्छी क्लिप्स है मेरे पास में। तो माँ है 24 घंटे नौकरी करती है, जो स्वास्थ्य सेवाएं देती है, सभी प्रकार की चिंता करती है, घर का अपना रखरखाव करती है, कभी छुट्टी नहीं लेती, होली दिवाली में भी छुट्टी नहीं लेती। खाने पीने में होती है होली दिवाली में ज्यादा काम है। कहने का मतलब ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स आज देख लेते हैं, लेकिन देखने के बाद इग्नोर कर देते हैं। उसका संकलन करना, बच्चों के सामने बता, पूरी प्रक्रिया आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, बच्चों के मानस पर ज्यादा है। आज हिंदू जीवन शैली का विज्ञान इंटरनेट में भरा पड़ा है, और बच्चे आजकल के बच्चे हाईटेक बच्चे हो गए हैं, वो इंटरनेट की बात माने, मेरी और आपकी बात शायद न मानेगा, क्योंकि बच्चे आज सीधे नहीं रह गए। जैसे आज हम बच्चे थे वो सीधे थे, माँ की बात मान लेते थे, पिता की बात मान लेते थे। आज के बच्चे मानने ना, हम कहें कि जीन्स मत पहनो तो नहीं करेंगे, लेकिन समय बताएंगे कि अगर जीन्स टाइट जीन्स आपने पहना है तो शरीर की रक्त नलिकाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाएगी, तो पैरों में जकड़न आ जाएगी, 124 घंटे जीन्स नहीं पहनना चाहिए, तब समझेंगे। प्लीज बताएंगे, समय बताएंगे, दिन बताएंगे, तब समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को विज्ञान आधारित बात हम लोगों को करनी पड़ेगी, तभी हम हमारे बच्चे मानेंगे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत आग्रह किया गया है कि क्या कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कुछ तो याद है इस विषय को लेकर? ग्लोबल एजुकेशन है ना पैसा, क्या है पैसा बताइए आप। ये वुमेन एजुकेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है, उस शिक्षा उसमें एक वुमेन महिलाओं की शिक्षा, बालिका की शिक्षा। अब जैसे मान लीजिए कक्षा में आप किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, उस टॉपिक में उस शिक्षा को समाहित कर, जिसको बहुउद्देशीय
एजुकेशन पॉलिसी में बहुउद्देशीय 50 मिनट 40 मिनट कक्षा कक्ष में जो जाते हैं उसमें जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसमें पहला पंचपदी शिक्षण है और पंचपदी में 5 पद है। उसमें आप जैसे मान लीजिए कोई एक कविता पढ़ा रहे हैं, काले काले बादल करके कोई एक कविता, उसमें से हम किन किन विषय को उसमें समाहित कर सकते हैं। उसमें बालिका शिक्षा को हमको समाहित करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया। पहले विद्या भारती की पंचपदी शिक्षण में इसको बताया जाता, लेकिन आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ गया है कि एक बालिका के लिए उस काले बादल का क्या स्वरूप। आप काला ब्लैक आप जानती हैं, सभी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट है में सभी वरिष्ठ आचार्य हैं, जानते हैं ये नीति उसमें है। इसको ध्यान से आप देखेंगे, आपके विद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पुस्तकें हैं उसमें आप कि आज के जमाने में हमारे खास तो आप लोगों को अनुभव होता होगा, 11वीं के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हमसे भी ज़्यादा जानने लगे हैं। तब उनको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सिखाया। उदाहरण के रूप में बालिकाओं की सबसे बड़ी समस्या आकर्षण है। बालकों की भी रहती है, उनकी दिखती कम है, बालिकाओं की ज़्यादा दिखती है फैशन में। तो विधर्मी लोगों के वो शिकार हो जाती हैं। तो उसका इंटरव्यू कभी कभी इसका टीवी में वगैरह आता है कि मैं विधर्मी व्यक्ति के मुंह में फंस गई, बाद में मेरी क्या स्थिति बनी। तो वो जो बोल रही वो बच्चों को सुनाओ, ये स्थिति होगी। अब एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठी में एक प्रसंग दिखाते छोटा वीडियो। वे वीडियो क्या है, एक मुर्गी है, उसके 7 बच्चे, वे बच्चे के साथ वे मुर्गी जाते हैं। एक जगह 5-6 स्टेप का एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर वे मुर्गी पहला स्टेप पर चढ़ जाते हैं। बच्चे नहीं चढ़ पाते, लेकिन वे प्रयत्न कर रही है चढ़ने। लेकिन मुर्गी जो है वो आगे नहीं जा रही है, वे देख रही है, इधर घूम रही है, इधर घूम रही है। एक चढ़ा, 2 चढ़ा, तो फिर मुर्गी तीसरे स्टेप पर चढ़ी। ऐसे करके 5वां स्टेप पर जब पहुंच जाती है, तब तक नहीं आती है, तब तक उसके 7 बच्चे नहीं आते। और फिर वे प्रयत्न करने का 7 बच्चा उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर वे मुर्गी 7 बच्चा को ऐसा देखती है और देख के 7 बच्चा उसके नजदीक आकर या इसमें माँ का दर्शन दिखाते हैं। और वे इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया कि मातृशक्ति नारी शिक्षा का तो इस शब्द का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जरा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वही पुरानी बातें लेकर चलेंगे तो समाज के साथ नहीं चलता है, ठीक है। और बालिका टका देने के लिए तो पुरानी बातें हो गई। आपने देखा होगा कि कम पढ़ी लिखी माँ वो आज की बालिका और बालक हासी पात्र बना देती है। माँ तुझे नहीं समझ में आएगा, हम ही बहुत समझते हैं, क्योंकि माँ बेचारी स्मार्टफोन जानती नहीं। तो ये भी कभी कभी विषय आना चाहिए कि भाई माँ अपने जीवन से तो बहुत अनुभवी और शिक्षित है। शायद उन्होंने स्कूल में औपचारिक पढ़ाई नहीं, लेकिन उनकी जीवन की शिक्षा में बहुत आगे है। तो कभी उनकी उपेक्षा न करें। आज मैंने वैसा देखा है, माँ की उपेक्षा करते हैं बच्चे कि तुझे नहीं समझ में आता है, हमें नहीं समझ में आता है। तो माँ की क्या स्थिति बनती होगी, ये विषय में कल भी बताने वाला। तो ये बात जो है ना, बहुत माँ को अंदर से बहुत दुख देती है। तो ये बच्चों को ये भी बताइए अपने विद्यालय में कि माँ आपसे कितनी बड़ी है, अनुभव से बड़ी है, ज्ञान से बड़ी है, जीवन में अनुभव से। दूसरी बात, आज सबसे बड़ी चिंता का विषय बालिका बालक बनने जा रही है। जरा पता लगेगा विषय, लेकिन मानस उसका बालक जैसा बनता है। बालक अगर घूम सकता है बाहर रात में, तो बालिका क्यों नहीं? बालक सिगरेट पी रहा है तो बालिका क्यों सिगरेट पी? अगर बालक कहीं भी उनकी रोक टोक नहीं है तो बालिका के साथ नहीं है। तो आप ये भी समझाइए, जब आप शिक्षा में काम करते हैं सब, तो सबके साथ में कि बालक को भी रोक टोक करने का
बाहर काम नहीं कर रही थी, काउंसलिंग के विषय में। अगर महिला बाहर काम नहीं कर रही थी तो घर ही संभालती थी, इसलिए सब्जी भी वो काटती थी, रोटी भी वो बनाती थी, कपड़े भी वो धोती थी, साफ सफाई भी वो करती थी। इसलिए बच्चों के साथ इस प्रकार की सामाजिक परिवर्तन के साथ हमको घर में अगर अच्छा वातावरण बनाना है, सबसे बड़ी बात बहन या बेटी है उनका सम्मान करना। आप पहले के जमाने में जब हम छोटे थे ना, शिशुमती में तो खास, जब ऐसा बड़े होंगे भाई बहन करके तो बोलते नकुल भाई, कोई नहीं बालिका है नकुल भाई कहती देखा नहीं। अभी क्या है, बहन भाई निकल गए, तो मेरी बहन को छोड़कर तो सब मेरे मित्र हैं। ये जो भाव और चिंता का है, वो भाई मेरे मित्र की बहन है तो मेरी भी बहन है। इस प्रकार का भाव निर्माण विद्यालय में हम करा कर सकते हैं क्या? पहले जो विद्यालयों में वातावरण था एकदम आध्यात्मिक वातावरण था, इस रिश्ते नातों की दृष्टि से आज उसमें बहुत कमी आ गई। उसके बारे में भी फिर से एक पुनर्जीवित करिए। देखो वैचारिक, मैंने पहले भी कहा कि वैचारिक क्रांति लानी है, बालकों के मन में जो पड़ा है उसकी क्लियर भारतीय दृष्टि देनी है। तो उस दृष्टि से भी हम विद्यालय में काम करें। शिक्षिका के नाते विद्या भारती का क्या पाठ्यक्रम को देखें। विद्या भारती ने जो पाठ्यक्रम में 4 बातें हम लोगों ने लिखा नहीं है, मगज में लिखी है, यहाँ लिखी है। तो एक तो पहले तो पाठ्यक्रम के 4 सूत्र हैं। एक तो पहले वो पाठ्यक्रम के साथ क्या क्या विषय पाठ्यक्रम के साथ हम सिखा सकते हैं। जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है, जैसे मैं गणित पढ़ा रही हूँ, मैं सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ, तो सोशल साइंस में परिवार व्यवस्था नहीं सिखा सकती क्या? भारतीय परिवार की सिखा सकती हूँ। इसी प्रकार से तो विषय के साथ बालिका शिक्षा का पाठ्यक्रम। दूसरा सहपाठ्य क्रियाकलाप माने एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम। तीसरा उसको हमने समय दिया परिवार में क्या क्या काम कर सकते हैं। रविवार है, रविवार का नाश्ता बालिका बारहवीं की बालिका नहीं बना सकती, माँ के साथ मदद करके कर सकती है। तो परिवार में हम क्या क्या काम दे सकते हैं बच्चों को। और चौथा है नैतिक कार्यक्रम। कुछ कार्यक्रम की रचना करो जिसमें आप बालिका शिक्षा दो। जैसे मैं राजस्थान गई थी तो मुझे एक योजना उनकी बहुत अच्छी लगी। पाक कला शिविर उन्होंने लगाया एक दिन का, सुबह से लगभग 9 बजे बुलाया था, शाम को 4 बजे छुट्टी। उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी प्रधानाचार्य ने कल्पना की थी। चमक से लेकर राई से लेकर हल्दी से लेकर जितनी भी चीज चाहिए वो सारे बच्चों को बांट दिया। जैसे 50 बच्चे हैं, आज चम्मच लाएगी आप, खाली लाएगी आप, कटोरी लाएगी आप, पकौड़ी लाएगी आप, हल्दी लाएगी आप, राई लाएगी आप, जीरा लाएगी, तो पूरा सामान आ गया। एक बता आपको गैस लाना है, एक को चूल्हा लाना है, सारा सामान एकत्रित करके ट्रेडिशनल खाना राजस्थान क्या सिखाया। और मैं उस समय मेरे प्रवास में थी, पड़ोसा के साथ जाते हैं प्रशिक्षण दिया। चूरमा उसकी बाटी वगैरह जो राजस्थान में ट्रेडिशनल खाना बनाया बच्चों ने, और 100 बच्चों के में 50 बच्चों को दूसरा कौशल सिखाया। ये 50 बच्चों को, ये 50 बच्चों ने पड़ोसा, दूसरे दिन दूसरे अवर में ये बच्चों ने इसको पड़ोसा। आप विचार करिए कितनी बड़ी शिक्षा है। कला में भाषण करना चाहिए कि सिखाना चाहिए। तो ये सब बात बच्चों को अंदर जब रुचि आती है ना, तो माँ के साथ जुड़ जाए। हम भाषण करेंगे कि नहीं, माँ को मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और भोजन शास्त्र कितना महत्वपूर्ण है। शरीर कहते हैं कि आत्मिक विकास भी भोजन से ही होता है। चित्त शुद्धि करनी है तो भोजन का ही सबसे बड़ा रोल है, और भोजन को हम बिल्कुल साइड में कर देते हैं। तो कहने का मतलब वो श्रद्धा जगाना, तो वो जब अपना परिवार बनाएगी तो वो श्रद्धा उसकी, ये शिक्षा उस समय काम है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, आपके प्रधानाचार्य से बात करिए, दूसरे कुछ पूरे वर्ष की योजना बनाइए, कुछ गतिविधि सिलेक्ट करिए, और माता पिता को जरूर जोड़िए इस गतिविधि में। एक बार हमने सूरत में एक शिविर लगाई थी, 3 दिन, सुबह बुलाते शाम को छुट्टी, ऐसे शिविर लगाई। तो एक इंस्पेक्टर पिता का फोन मेरे पर आया, उनको लगा होगा कि क्योंकि रात में बच्चे घर जाते थे, बताते आज उनको ये सिखाया, उनको ये सिखाया। वो खुश हुए कि दीदी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा मत मानो कि ये सब समाज के लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो भुगत रहे हैं। वो भुगत रहे कि हमारे 10वीं की बालिका एक खाली भी अपनी नहीं उठा, हमारा 11वीं का बालक हमारी एक भी बात नहीं मानता, वो भुगत रहे हैं। तो ये जीवन की शिक्षा विद्या भारती का तो उद्देश्य
उद्देश्य है कि पाठ्यक्रमों के साथ, विषय शिक्षण के साथ जीवन भी कैसे जिया जाता है वो शिक्षा हम लोग देती है। तो बालिका शिक्षा से और शिशु वाटिका शिक्षा से कोई अच्छा विषय नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। सब आप फुट्टी पिला सकते हो माध्यम से। तो उस दृष्टि से आप छोटी छोटी गोष्ठी लो, कभी आप छठी की बात, छठी सातवीं में जो फिजिकल परिवर्तन है उसी की बात करो। दुनिया भर के आप औपचारिकता में मत करो, उसमें पूरा बदलाव की जरूरी नहीं है, क्योंकि माता पिता का कार्यक्रम है, आचार्यों का कार्यक्रम है। तो विद्या भारती की नीति रीति परंपरा सब उपयोग करेंगे। वो ब्रह्मनाथ से भी शुरू करो, बहुत लंबे लंबे भाषण नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को बोला सके बच्चे एक बच्चे अपना खाली हो जाए प्रश्न करके। तो छोटी छोटी गोष्ठियां क्लासरूम में नहीं हो सकती क्या? हो सकती हैं। 11वीं 12वीं के बच्चे साथ बैठो, 1 घंटा यही बात। तो ये बहुत हमारा विद्या भारती का तो स्ट्रक्चर इतना व्यवस्थित है कि हम तो पूरी गुट्टी घोल के पिला सकते हैं। इसलिए संस्कार के लिए विद्या भारती है। तो छोटपन में संस्कार नहीं होते, ये भी संस्कार का एक प्रकार है, उसके मानस परिवर्तन का एक प्रकार है। तो मेरा निवेदन है ऊपर से नीचे तक इस विषय को व्यावहारिक कैसे बना, अगला सत्र हमारा यही है। इस विषय की चर्चा हमने इसलिए की है कि हम अपने विद्यालय में क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम की रचना आपने कुछ किया है तो उसके अनुभव। तो अगले सत्र में हम थोड़ी कार्य योजना भी बनाएंगे, थोड़ी चर्चा भी करेंगे और फिर उसकी योजना बनाकर अपने विद्यालय में इस विद्यालय का इस विषय का क्रियान्वयन सहजता से होना चाहिए। बहुत भारत की जरूरत नहीं, छोटे छोटे ग्रुप में बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करने की जरूरत नहीं। तो छोटे छोटे ग्रुप में परिवार में कैसे कैसे विषय जाए और अपना विचार में बालिका के मन में भारतीय दृष्टि कैसे जाए, उसका एक प्रयास आप ही माध्यम में, आपके विभाग में मानो आपको साहित्य मिला तो वो आप नीचे तक ले जाइए और बताइए ये करिए। तो इस प्रकार से हम तो कार्यकर्ता हैं, आपका चयन हुआ है यहाँ, ऐसे नहीं आए आप लोग कि आपको भेजा नहीं गया है, आपको संगठन ने दायित्व दिया है विभाग प्रमुख के नाते, जिला प्रमुख के नाते, क्षेत्र के नाते, प्रांत के नाते। तो आपका दायित्व विचार को यहाँ जो भी सीखेंगे वो नीचे ले जाना है, तब तो सार्थकता है, नहीं तो कोई सार्थकता नहीं। सुना, खाया पिया, बढ़िया नाश्ता जलपान तो मिल ही वाला है और महिलाओं को तो वैसे भी तैयार करना अच्छा लगता है। तो उस दृष्टि से फिर चले गए और बस अपना काम करने लगे। ऐसे उस तक सीमित नहीं है हमारा काम। तो हम नीचे तक ये विषय कैसे ले जाए सहजता से, सरलता से। कुछ गाइडलाइंस आप विभाग स्तर पर काफी विद्यालय को भेज दो, कुछ गाइडलाइंस प्रांत स्तर से भेज दो, इतना तो होना चाहिए। खाली 10 एक्टिविटीज दो, ज्यादा नहीं, 10 एक्टिविटीज पूरे वर्ष में होगी। तो इस प्रकार की कुछ रचना योजना बने तो मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन की जो कार्यशाला हमारी है वो सार्थक रहेगी और कार्यशाला अच्छे से हमारे संपन्न हो। शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करती हूँ।